आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डॉक्टर कोमल जानी मैम। कोमल मैम ने हमें बहुत सारी चीज़ें डेली स्किन रूटीन के बारे में हमें एक्सप्लेन की है। उन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स दी है और उनके पास जो ट्रीटमेंट्स होती है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन किया है। तो ये पॉडकास्ट आप पूरा देखें और ये पॉडकास्ट एंजॉय करें। कोमल मैम, आपने ये जो फील्ड चूज़ किया है इसमें आने के लिए आपको क्या इंस्पिरेशन था? आपने क्या ऐसा डिसीजन लिया कि कॉस्मेटोलॉजी में ही आपको आना है? When I was in my school, like late school, 9-10 स्टैंडर्ड में थी, तब सडनली ऑब्वियसली प्यूबर्टी आती है और प्यूबर्टी के कारण हार्मोनल चेंज होते थे। तभी ये सब पता नहीं था, लेकिन हार्मोनल चेंज की वजह से पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं। मेरे फेस पे एक टाइम पे 30 to 40 एक्नेज आते थे, 9th और 10th स्टैंडर्ड। स्ट्रेस भी था स्टडीज़ का कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, और स्टडीज़ का स्ट्रेस प्लस हार्मोनल चेंज, प्यूबर्टी, ये सब क्लब होके वो एक्ने आते हैं। अभी भी कितने सारे बच्चों को आते हैं, वैसे ही मुझे आते थे। एंड अर्ली कॉलेज डेज़ में भी काफ़ी एक्ने से भरा हुआ रहता था फेस। सो तभी लगता था आई नीड क्लियर स्किन, बिकॉज माई स्किन वॉज वेरी क्लियर व्हेन आई वॉज बिफोर द प्यूबर्टी। तो तभी मैंने सोचा अगर मैं कुछ करूँगी तो इसके लिए ही करूँगी, कि स्किन क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज मेरे जैसे कितने सारे मेरे बाकी स्टूडेंट्स थे, मेरे साथ पढ़ रहे थे, उनका भी यही हाल था। तो मैंने सोचा कि इसमें ही कुछ करना चाहिए। सो आई वेंट अहेड, टुक साइंस, एंड देन साइंस में ही स्पेशलाइजेशन किया मैंने। उसके बाद आई डिड गिव मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, डिड माई BMS, देन MD मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी किया मैंने UK से, ट्राइकोलॉजी किया ग्रीस बेस्ड इंस्टीट्यूट से, एंड एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ मैं। कई सालों का एक्सपीरियंस है। एंड देन आई वर्क विद रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक VLCC, एडवांस हेयर क्लिनिक, DHI, मैक्स हेयर क्लिनिक। सो ये सारे इंस्टीट्यूट पे काम करते वक्त भी काफ़ी एक्सपोजर मिला, अलग अलग स्किन टाइप्स देखे, कैसे ट्रीट करना है वो भी पता चला। एंड now I have my own brand, Face Value Clinic, Dr. Komal Jani's Face Value Clinic. So my main therapy is acne therapy. मेरे पास 11 साल का बच्चा भी आया है एक्ने के लिए, और मेरे पास एडल्ट एक्ने पेशेंट्स भी आते हैं, लाइक देयर एज इज़ ऑलमोस्ट 45-50, स्टिल दे आर गेटिंग एक्ने, but I give them treatment as per their age, as per their medical condition, as per their skin type. तो ट्रीटमेंट को कैसे चूज़ करना है और क्लाइंट का कंफर्ट देखना है, पेशेंट का कंफर्ट देखना है कि वो ये सब यूज़ कर सकता है कि नहीं। हम 10 प्रोडक्ट दे के उनको हर एक को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको ये यूज़ करना है। एज पर देयर कंफर्ट वी हैव टू चूज़ द थेरेपी, what treatment we should give, how many product we should give, and explain them. Counseling plays very important role, making them understand that skin care is not a luxury, it's a part of health care. जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे हम नहाते हैं, वैसे ही स्किन रूटीन को फॉलो करना, डेली कुछ 3 या 4 प्रोडक्ट को फॉलो करना, ये हेल्थ केयर है। बट एक्ने आते हैं, उसका मेन रीज़न क्या होता है कि मतलब मेल्स में और फीमेल्स में दोनों का मुझे थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाओ। एक्ने कैसे आते हैं? पहली बात तो अपने स्किन में सिबम ग्लैंड्स है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ग्लैंड्स। तो ये सिबम प्रोडक्शन बहुत नेसेसरी है। वो एक स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को ड्राई होने नहीं देता। स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है ऑयल का, जो नेचुरली होना ज़रूरी है। लेकिन जब सिबम का ओवर प्रोडक्शन होता है, ऑयल का ओवर प्रोडक्शन होता है, और वो कभी होता है आफ्टर द प्यूबर्टी, क्योंकि अपने प्यूबर्टी की हार्मोन्स जब ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल लीड्स टू अ लॉट ऑफ ऑयल जनरेशन फ्रॉम ऑयल ग्लैंड, और उससे ऑयल ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें अगर डस्ट और पोल्यूशन की वजह से सही हमने फेस वॉश नहीं किया, डेड स्किन को नहीं निकाला, जैसे एक्सफोलिएट नहीं किया डेड स्किन को, तो वो पोर क्लॉग होने के वजह से वो ऑयल कहीं पे अटक जाता है वो डक्ट में, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट इन द एयर,
वो भी कहीं कांटेक्ट में आ जाए तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके वहाँ पे एक छोटा बॉयल आता है। वो शुरुआत एक छोटे बॉयल से ही होती है, लेकिन उसका भी केयर ठीक से नहीं किया गया तो फिर वो बढ़ता जाता है इन इंटरनल वे एंड ऑल्सो आउटर वे। कुछ लोग ऐसे प्रेस करके उसको दबा के निकालने की कोशिश करते हैं जिससे और भी बैक्टीरिया बढ़ता है। अच्छा, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है कि एक्ने को कभी भी घर पे जो हम नाखून से तोड़ के बाहर निकालते हैं वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी किया है मेरे यंग एज में। सभी करते हैं, सभी बच्चे करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट यंग एज। सो इसीलिए मैंने बोला काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किन केयर। ये जो आपने बताया कि 45 एज वालों को भी आते हैं, तो उनका क्या रीज़न होता है? क्योंकि यंग एज में तो मैं समझ सकता हूँ कि मे बी उनके एज वाइज वो आते होंगे, बट 45 एज वगैरह इतने अडल्ट में क्यों आते हैं वो? See, in adults nowadays, females suffering from PCOD, PCOS and पेरीमेनोपॉजल और पोस्टमेनोपॉजल एक्ने आने के चांसेस है। उसमें क्या है कि एंड्रोजन जो है वो बढ़ता है, बॉडी में फीमेल हार्मोन्स ड्रॉप होते हैं, एंड्रोजन बढ़ता है, वो भी स्टिमुलेट करता है ऑयल ग्लैंड्स को। तो तभी जॉ लाइन एक्ने, लोअर फेस पे एक्ने बहुत कॉमन है एंड दे कैन कम till the time menopause happens। तो एडल्ट एज में भी अभी एक्ने कॉमन हो गए हैं इन मेंस, बिकॉज इफ़ दे आर टेकिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इफ़ दे आर वर्किंग आउट, दे डू टेक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मसल पफिनेस के लिए, वर्कआउट करने के लिए। वे प्रोटीन में भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है, तो उसके वजह से DHT बढ़ता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, which again stimulates the oil glands and give acne। तो कहीं पे डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरी है, स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ साथ, स्किन ट्रीटमेंट के साथ साथ। सो सेम वे मुझे पूछना है कि उनको टिप्स क्या दोगे कि वो अवॉइड हो जाए या फिर वो ना आए उसके लिए? यंग स्टूडेंट्स के लिए मुझे यही एडवाइस देना है, आपको सिर्फ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सूटेबल क्लिंजर करो, सूटेबल मॉइस्चराइज़र एंड प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करो। सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करने से आपको एक्ने भी नहीं आएंगे, आपका स्किन टैन भी नहीं होगा और स्किन हेल्दी रहेगा। और ये हमको अर्ली एज से ही स्टार्ट करना चाहिए। यूजुअली पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि ये छोटे एज में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? केमिकल्स नहीं है उसमें? हाँ, देर आर मैनी सनस्क्रीन हैज़ गॉट केमिकल्स, लेकिन मिनरल सनस्क्रीन होते हैं जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं, लाइक जिंक ऑक्साइड रहता है उसमें, टाइटेनियम डाइऑक्साइड रहता है। दीज आर FDA अप्रूव्ड फिजिकल सनस्क्रीन, वो हम छोटे बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिनरल सनस्क्रीन, नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन भी होते हैं, वो सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एडल्ट्स में ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर हार्मोनल एक्ने है तो प्लीज़ डू विज़िट योर स्किन एक्सपर्ट, योर डॉक्टर, एस्थेटिक फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि वो ही आपको सही एडवाइस देंगे कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। क्योंकि एडल्ट एक्ने में काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। इट कैन बी बिकॉज ऑफ डैंड्रफ, इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ ओवर यूसेज ऑफ स्क्रीन, it can be also because of using wrong product। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो वो इवैल्यूएट करना है कि क्या है। और एडल्ट स्किन में स्किन केयर रूटीन हर एक स्किन के हिसाब से अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से ही स्किन केयर प्रोडक्ट भी यूज़ करके आपके एक्ने क्लियर हो सकते हैं। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो अब्रॉड रहते हैं, NRI है, जो सिर्फ एक वीडियो कॉल पे मेरे से कंसल्टेशन लेके आई हैव सेंड देम प्रोडक्ट थ्रू कुरियर और उनको एक्ने में रिजल्ट्स आए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इन क्लिनिक ट्रीटमेंट लेना ही है। अगर आप ले रहे हो तो अच्छी बात है, आपका स्किन टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा, आपके एक्ने जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। लेकिन सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट, गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल, अवॉइडिंग फ्यू थिंग्स कैन ऑल्सो गिव यू रिजल्ट। सनस्क्रीन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो सनस्क्रीन के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी है और बहुत सारे मिथ यही है कि उसमें केमिकल्स होते हैं, B उससे कुछ कैंसर हो सकता है, ऐसा भी मैंने कुछ सुना था। ऑफ कोर्स ये इंटरनेट पे सुना था मैंने।
तो उसका कितना रियलिटी, क्या उसका पैरामीटर्स मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या मुझे एडवाइस करोगे? यस, बहुत सारे पेशेंट्स आके मुझे पूछते हैं कि सनस्क्रीन हैज़ अ कार्सिनोजेंस, या सनस्क्रीन लगाएंगे तो हमें विटामिन डी कैसे मिलेगा। लेकिन आप विटामिन डी के लिए सुबह 7 साढ़े 7 की धूप लो, उससे यूवीए यूवीबी रेज भी आपके स्किन को हार्म नहीं करेंगे, और आपको विटामिन डी सिर्फ 20 मिनट सन एक्सपोजर जो सुबह की धूप होती है उससे मिल सकता है। और सनस्क्रीन फिज़िकल सनस्क्रीन होते हैं, केमिकल सनस्क्रीन होते हैं। केमिकल सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन, 2-हाइड्रोक्सी-4 मिथाइल बेंजोफिनॉन, ये सारे इंग्रेडिएंट है, ये कार्सिनोजेंस है। जो हम ज़्यादा लगाएंगे, जैसे दिन में 4 to 5 टाइम्स लगाएंगे फॉर सो मेनी ईयर्स, देन दे कैन हैव अ कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट। ये प्रूवन है, और यूएस में ये सनस्क्रीन बैन भी है। हमारे इंडिया में अभी भी है। अभी समर आया है, इतनी गर्मी है, लोग जाते हैं और सनस्क्रीन उठाते हैं, जो सबसे सस्ता अच्छा अट्रैक्टिव पैकेज है वो सनस्क्रीन उठाते हैं। लेकिन ओवर द काउंटर जो सनस्क्रीन मिलते हैं उसमें यही 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, ऑक्सीबेंजोन एंड 2H4MH, जो मैंने नाम बताया आपको। तो क्या है कि ये जो केमिकल सनस्क्रीन है उससे स्किन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम में भी ये इंटरफेयर कर सकते हैं अपने। लेकिन आप मिनरल सनस्क्रीन को चूज़ करो। मिनरल सनस्क्रीन फिज़िकल सनस्क्रीन होते हैं, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दीज सनस्क्रीन आर वेरी सेफ। वो सनस्क्रीन से पहले वाइट कास्ट होता था, पहले क्रिकेटर्स जैसे जिंक ऑक्साइड लगा के क्रिकेट फील्ड पे साउथ अफ्रीका में भी खेलने जाते थे ग्राउंड में इतनी कड़ी धूप में। तो वही जिंक ऑक्साइड अभी ऐसे फॉर्मुलेशंस में आया है कि उसका वाइट कास्ट नहीं होता है। तो वो सेफ सनस्क्रीन है जो एक अडेजिव लेयर बनाते हैं अपने स्किन के ऊपर। ये यूवीए रेज, यूवीबी रेज एज वेल एज ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देता है, जो एलईडी लाइट्स में होता है, स्क्रीन लाइट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। सो इन माय प्रैक्टिस आई ऑलवेज गिव मिनरल सनस्क्रीन, फिजिकल या मिनरल सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन भी उसको बोल सकते हैं। ओके। तो समर आ चुका है और आप मुझे बताइए कि समर के लिए आप बेस्ट टिप क्या दोगे? समर के लिए बेस्ट टिप है सनस्क्रीन यूज़ करो और हाइड्रेट करो अपने स्किन को ऑफ कोर्स, और उसके बाद सनस्क्रीन यूज़ करना है। सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो फेस पे और आपको 15 मिनट में, मुंबई का जो वेदर है, 15 मिनट में पसीना आ जाएगा, सनस्क्रीन पूरा निकल जाएगा। सो सनस्क्रीन शुड बी वाटर रेजिस्टेंट, स्वेट रेजिस्टेंट, और फिज़िकल सनस्क्रीन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई ऑलवेज चूज़ मिनरल सनस्क्रीन और फिज़िकल सनस्क्रीन ओवर केमिकल सनस्क्रीन, क्योंकि फिज़िकल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो बहुत ही सेफ़ है। एनीवन कैन यूज़, किड्स कैन यूज़, प्रेग्नेंट लेडीज़ कैन यूज़, लैक्टेटिंग मदर कैन यूज़, and even old age people, everyone can use physical sunscreen. केमिकल सनस्क्रीन में क्या है कि कुछ केमिकल सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन है, 2-हाइड्रोक्सी-4 मिथाइल बेंजोफिनॉन, ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कार्सिनोजेंस है। तो ये इंग्रेडिएंट ना हो वो पहले चेक करें, क्योंकि इसके बिना भी सनस्क्रीन बनते हैं, चाहे वो केमिकल सनस्क्रीन क्यों ना हो। तो सनस्क्रीन चेक करके यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। सनस्क्रीन के बारे में मैंने एक मिथ सुना है, सनस्क्रीन से कैंसर होता है, तो ये सच है कि इसके बारे में क्या आप बताओगे? जैसे मैंने बोला कि कुछ केमिकल सनस्क्रीन है उसमें ऑक्सीबेंजोन होता है या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो वो सनस्क्रीन अगर हम दिन में 4 या 5 बार लगा रहे हैं, क्योंकि हर कोई बोलता है कि हर 2 या 3 घंटे में रीअप्लाई करना ज़रूरी है, तो हम दिन में इतनी बार यूज़ कर रहे हैं फॉर सो मेनी मंथ्स एंड ईयर्स, तो हो सकता है सिर्फ कार्सिनोजेंस ही नहीं है तो वो अपने एंडोक्राइन सिस्टम में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसीलिए फिज़िकल सनस्क्रीन या मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करना ज़्यादा सेफ़ रहेगा। और आजकल मिनरल सनस्क्रीन के वाइट कास्ट भी नहीं होते, कई सारे मिनरल सनस्क्रीन आए हैं
जो टिंटेड होते हैं उसका वाइट कास्ट नहीं होता, वो एक लेयर फॉर्म करते हैं स्किन पे और उससे स्किन प्रोटेक्शन भी होता है, ना ही वो अपने पोर्स को क्लॉग करते हैं और वो सेफ़ भी है। तो आप ज़रूर वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं ओवर केमिकल सनस्क्रीन। तो सॉल्यूशन ये है कि फिजिकल सनस्क्रीन या फिर मिनरल सनस्क्रीन हम लोग यूज़ करें। यस। और उसके पहले मैं ये भी एडवाइस करना चाहती हूँ कि अपने डॉक्टर से एडवाइस ले कौन सा सनस्क्रीन सूटेबल है, क्योंकि अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसके लिए भी मिनरल सनस्क्रीन है, उसमें कोई हाइड्रेटिंग एजेंट्स रहेंगे। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट रहेंगे कि पोर क्लॉग नहीं होंगे और एक्ने नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से सनस्क्रीन हम एडवाइस कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल ये मेजर इशू हो रहा है आजकल सब में, यंगस्टर्स में ही नहीं, मिड एज लेवल में भी हो रहा है और यंगस्टर्स में तो मेजरली ये दिखाई दे रहा है। उसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? सी, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग के दो प्रकार होते हैं। एक हेयर फॉल और हेयर थिनिंग होता है जो होता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उनको कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है, तो उनका डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनके बॉडी में कोई विटामिन डेफिशिएंसी होगी, मिनरल डेफिशिएंसी होगी, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, तो उनको हेयर फॉल हेयर थिनिंग हो सकती है। और जिन्हें जेनेटिक हिस्ट्री है तो उनको तो हेयर फॉल हेयर थिनिंग होके बाल्डनेस भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये डायग्नोज करना है कि ये हेयर फॉल किस प्रकार का है। हेयर फॉल टेलोजल एफ्लूवियम भी होता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ स्ट्रेस, रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट, उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। और हेयर फॉल और हेयर थिनिंग अगर किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है तो आफ्टर प्यूबर्टी हेयर फॉल और उसके बाद हेयर थिनिंग होना स्टार्ट होता है। एंड इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 5 से 6 साल के बाद हेयर थिनिंग होके बाल्डनेस भी आ सकता है। तो सही डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है हेयर फॉल और हेयर थिनिंग के लिए। बट उसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? अगर किसी को पता है जेनेटिक हिस्ट्री है या फ्रॉम मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, दोनों साइड से हो सकता है हेयर थिनिंग, तो प्रिवेंशन यही है कि प्यूबर्टी के बाद अपना न्यूट्रिशन सही रखो, ठीक है। अवॉइड करो कि आप कोई क्रिएटिन लाइक वे प्रोटीन जिसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूजुअली होता है वो ना लो, क्योंकि वो डीएचटी को बढ़ाता है। अभी ये डीएचटी क्या है, तो जैसे ही प्यूबर्टी के बाद मेंस में यूजुअली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का रोल है फॉलिकल्स को, रूट को नीचे से ब्लॉक करना, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन अपने रूट तक जा रहा है वो पाथवे को ब्लॉक कर देता है। तो आप सोचिए कि फॉलिकल को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा अगर उसका पाथवे ही ब्लॉक हो रहा है। तो वो हेयर थिन होता जाता है कुछ महीनों में, कुछ सालों में, और उसका हेयर साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो गिरता है और वहाँ पे नया हेयर आता ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट लीड्स टू अ बाल्डनेस। तो हमें क्या करना है, डीएचटी ब्लॉकर्स जो नेचुरल भी होता है, नेचुरली भी काफ़ी सारे फ्रूट है, नेचुरली सीड्स अवेलेबल है जैसे पम्पकिन सीड्स, दीज आर नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स। कुछ वाइटामिन्स आर नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स। ये फॉर्मुलेशन लेके या मल्टीपेप्टाइड सीरम्स यूज़ करके हम उसको पोस्टपोन ज़रूर कर सकते हैं। सो ये हेयर फॉल या हेयर थिनिंग उसके लिए ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल है? अगर कोई मेरे पास इन जनरल हेयर फॉल के लिए आता है कि बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं, 100, 200, 300 बाल एक साथ झड़ रहे हैं और वॉल्यूम एकदम कम हो गया है, तो आई ऑलवेज चेक देयर वाइटमिन्स, देयर ब्लड प्रोफाइल। तो वो चेक करके पता चलता है कि डेफिशिएंसी है क्या। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अस वाइटामिन सप्लीमेंट। उसके साथ साथ हेयर वाइटामिन्स देना ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़े तो हेयर सीरम भी ज़रूरी है, जो मल्टीपेप्टाइड सीरम्स है जो हम स्कैल्प में लगाते हैं तो स्कैल्प का सर्कुलेशन बढ़ता है, वैस्कुलैरिटी बढ़ती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तभी जो जड़ें होती है, हेयर रूट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा सर्कुलेशन होने की वजह से हम जो वाइटामिन्स भी खा रहे हैं वो उन तक पहुंच के हेयर रिवाइव होना शुरू करते हैं और
हेयर फॉल धीरे धीरे कम होता है, न्यू ग्रोथ भी पॉसिबल हो सकती है। कुछ लोगों में सिर्फ ये करने से हेयर फॉल नहीं रुकता है या 50% ही रुकता है, या हेयर रीग्रोथ सिर्फ ये करने से नहीं होती है, तो उनके लिए PRP ट्रीटमेंट रहती है, प्लाज्मा ट्रीटमेंट, GFC ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ट्रीटमेंट होती है, वो भी एक प्लाज्मा ट्रीटमेंट का ही एडवांस प्रकार है। वो ट्रीटमेंट करने से रीग्रोथ भी होती है, हेयर फॉल तो कम होता ही है, एंड यू कैन डेफिनेटली हैव अ गुड वॉल्यूम ऑफ हेयर। यूजुअली ऐसा रहता है कि अगर हेयर फॉल या हेयर थिनिंग है तो ही ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये इतनी नेचुरल ट्रीटमेंट है, अपने खुद के प्लाज्मा से हम करते हैं कि उसमें अगर किसी को लंबे हेयर चाहिए, किसी को वॉल्यूम चाहिए हेयर में, थिक हेयर चाहिए, तो वो भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, PRP ट्रीटमेंट। PRP ट्रीटमेंट, या ओके, एंटी एजिंग के बारे में क्या आप बताओगे? एंटी एजिंग, ओके, एंटी एजिंग एक एक्चुअली हॉट टॉपिक है। सबको यंग दिखना है, कोई ओल्ड नहीं होना चाहता, लेकिन उसके लिए सही डाइट, लाइफस्टाइल को फॉलो करना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ स्किन केयर करोगे तो आपकी स्किन एज्ड होगी लेकिन ग्रेसफुली, कि आपकी जो सही उम्र है उससे छोटे ही दिखोगे। आपको क्या लगता है मेरी क्या एज होगी? वैसे फीमेल की एज नहीं पूछनी चाहिए बट आपने खुद से ही पूछी है। आई गेस 25-30 के रेंज में। हाँ, आई एम 41। तो मैं कैसे अपने स्किन का ख्याल रखती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फॉलो अ क्लीन डाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड शुगर, जंक फूड, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड। जो फूड में आर्टिफिशियल कलर है, प्रिजर्वेटिव्स है, उसको अवॉइड करो, क्योंकि ये सारे टॉक्सिन्स है। ये वैसे भी अपने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं और स्किन के लिए भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि स्किन इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हेल्थ। सो जो भी आप जंक अंदर डालोगे वो स्किन शो करेगा ही। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डाइट अच्छा रखो। लाइफस्टाइल में बायोलॉजिकल आवर, सोना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे रात को एक टाइम पे सोना, सुबह एक टाइम पे उठना, और एक्सरसाइज। कोई भी बॉडी एक्टिविटी करो, ब्रिस्क वॉक करो, या आप क्रॉसफिट करो, या आप जिम में जाके एक्सरसाइज करो, या योगा करो, पावर योगा करो। आपको एक्सरसाइज करना है जो अपने स्किन मसल को ब्लड सर्कुलेशन देता है, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाता है, और स्किन एक्चुअली कैन ब्रीथ फ्रॉम इनसाइड। और उसके साथ साथ सही स्किन रूटीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम एज को छुपाना चाहते हैं तो क्या करना है? जैसे हम झाड़ को पानी डालते हैं टू मेक लीव्स लुक हाइड्रेटेड। हमको क्या करना है कि हरी पत्तियाँ दिखनी चाहिए, ओके, वो बढ़नी भी चाहिए, तो उसके लिए हम पानी डालते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नरिश स्किन। सिर्फ पानी पीने से नहीं होता है, तो स्किन को आउटर नरिशमेंट देना भी ज़रूरी है। अच्छा खाना खाओ, पानी पियो, लेकिन उसके साथ साथ एक सही स्किन रूटीन को फॉलो करो। जैसे सूटेबल क्लिंजर है जो आपके डेड स्किन को निकाले। ऊपर की डेड स्किन निकलती है तो ऑब्वियसली सेल टर्नओवर भी इम्प्रूव होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन, स्किन न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ ठंडी में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है, हमें एवरीडे मॉइस्चराइज़र लगाना है। आप वेदर के हिसाब से अपना मॉइस्चराइज़र भी चेंज कर सकते हो बाय प्रॉपर एडवाइस, लेकिन मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन, जैसे मैंने बोला कि प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। एक नाइट सीरम जिसमें पेप्टाइड हो, रेटिनॉल हो, तो आपकी स्किन एज होगी लेकिन ग्रेसफुली एज होगी। आप फाइन लाइंस प्रिवेंट कर सकते हो, आप स्किन पे ग्लो ला सकते हो। एंड ऑल दिस इफ़ यू फॉलो वेल, you will age gracefully for sure. And this is what I can say about anti-aging treatment. जितना करो उतना कम है। एंटी एजिंग में बोटॉक्स और फिलर्स भी होता है, जो इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स और फिलर्स, बोटॉक्स क्यों है? व्रिंकल्स के लिए है, लेकिन टू प्रिवेंट फाइन लाइंस हम डेली रूटीन प्रोडक्ट यूज़ करके भी फाइन लाइंस को प्रिवेंट कर सकते हैं।
एंटी एजिंग के बारे में आप जो बता रहे हो उसमें मुझे एक पॉइंट नोटिस हुआ कि मतलब सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं तो वो सेलिब्रिटी जब थोड़े ओल्ड एज हो जाते हैं तो वो लोग इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, ऐसे मैंने सुना है, आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली, बट वो सब करते हैं, नॉर्मल लोग भी करते रहेंगे। तो विदाउट इंजेक्शन बहुत लोगों को पसंद भी नहीं होता इंजेक्शंस लेना, ये सब करना, तो ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स है आपके पास, क्या आप मतलब उसके लिए ट्रीट करते हो? बोटॉक्स एंड फिलर्स जो इंजेक्शंस है जो फेस पे लिए जाते हैं, इवन ऑन नेक, वो बहुत कॉमन हो चुके हैं। सेलिब्रिटीज़ तो लेते ही हैं लेकिन कॉमन पीपल भी लेते हैं। सभी एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन कई सारी ट्रीटमेंट है जैसे हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स से अपने कोलेजन को रीमॉडलिंग करता है और उससे भी स्किन टाइटनिंग होता है। उसके साथ साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ट्रीटमेंट है PDRN, वो उसमें तो नीडल्स बिल्कुल यूज़ नहीं होते, वो लगाया जाता है और माइक्रो नीडलिंग से, मीज़ोथेरेपी से उसका एब्जॉर्प्शन स्किन में होता है। वो भी काफ़ी हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट है और फाइन लाइंस एंड सुपरफिशियल रिंकल्स में काम आता है, कोलेजन फॉर्मेशन में, और काफ़ी अच्छा स्किन टाइटनिंग देता है। अगर आपके डीप रिंकल्स है तो बोटॉक्स ही अच्छा रिज़ल्ट देगा, और जो स्टैटिक लाइंस है जैसे नज़ोलेबियल फोल्ड, ऐसे फोल्ड है, डीप रिंकल्स हो गए हैं, तो उसमें फिलर क्या है कि एक हाइलोरोनिक एसिड करके अपने बॉडी में जो ऑलरेडी होता है वो नेचुरली फिलर के सिरिंज में होता है, और वो एक रिंकल जो बनता है, फोल्ड बनता है, उसमें वो इंजेक्ट करके वहाँ पे उसको प्लेस कर देते हैं हाइलोरोनिक एसिड को, तो वो रिंकल की डेप्थ कम हो जाती है और इसके वजह से वो पर्टिकुलर रिंकल, दैट लाइन इज़ नॉट विजिबल। तो इस तरीके से फिलर यानी वो फिल करता है वो गैप को, तो उसके वजह से रिंकल्स और फाइन लाइन रिंकल्स नहीं दिखते। मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, एक बार किया तो बार बार करना भी पड़ता है, जैसे एवरी ईयर यू हैव टू डू फिलर्स इफ़ यू डू इट वंस। लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है कि एक बार किया है और लाइफ के लिए रिजल्ट मिल गया, आपको टॉप अप करना पड़ता है। ऐसे किसी पर्टिकुलर कोई आपके क्लाइंट का एक्सपीरियंस बताओगे जो आपको याद है, जो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस है उसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस लाइक एक ब्राइड आई थी मेरे पास, टू बी ब्राइड, जिसकी शादी 1 महीने के बाद होने वाली थी और उसके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे, इतने पिंपल्स कि उसके फेस पे पूरा स्वेलिंग ही था। ये फेस पे कितना भी मेकअप कर लो फेस पूरा स्वोलन ही दिखेगा। तो वो केस में हमने क्या किया कि हमने उसकी 360 डिग्री ट्रीटमेंट की। लाइक वी स्टार्टेड विद सम मेडिसिन्स, हमने केमिकल पील्स किए जो फ्रूट पील्स होते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क, ग्लाइकोलिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम शुगर केन, वैसे ही बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होती है, सैलिसिलिक एसिड, TCA। तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन पील है जो हमारा सिग्नेचर ट्रीटमेंट है, वो हमने किया उनको, और उससे उनके एक्ने काफ़ी क्लियर हो गए 1 महीने में। ऑब्वियसली उनको सही डाइट और लाइफस्टाइल भी रेकमेंड किया गया था, उनका सही काउंसलिंग किया गया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, एंड शी कुड डू हर मेकअप एंड शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑन हर वेडिंग डे। सो दिस हैपेंड रिसेंटली, so it gave me a good motivation that I can actually do something good for people. सेम उसी तरीके से एक हेयर थिनिंग की भी पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट, एंड बाल एकदम ही थिन थे और इतने थिन कि उनका पूरा स्कैल्प विजिबल था। सो उनको भी ट्रीटमेंट दिया गया। विदिन 3 months शी स्टार्टेड हैविंग अ न्यू ग्रोथ विद आवर GFC थेरेपी। हमारे GFC थेरेपी से उनको इतना अच्छा ग्रोथ आया, उनके इतने छोटे छोटे बेबी हेयर पूरे दिख रहे थे, एंड शी कैन डू अ गुड हेयर स्टाइल ऑन हर बिग इवेंट। उनके भाई की शादी थी उसके लिए, और उनके हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो कभी कभी ऐसे रहता है कि फैमिली में इवेंट रहते हैं और दे आर गोइंग थ्रू सम स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम,
So actually it makes them so depressed. Skin is very emotional, thing, स्पेशली फॉर फीमेल. स्पेशली फॉर फीमेल्स. सो उनको उनकी तकलीफ से बाहर निकालना और उनको रिजल्ट देना, इट्स नॉट ओनली रिजल्ट, इट इज़ एक्चुअली दे एक्चुअली फील हैप्पी अबाउट इट, सो हैप्पी अबाउट इट दैट दे फील मोटिवेटेड कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और वो एक्चुअली अपना स्किन केयर और हेल्थ केयर, हेयर केयर आगे चालू रखते हैं, एंड दे कैन एनहांस देयर ब्यूटी. So, giving result is not only the thing, making people happy is more important in skin and hair treatment. सो पिगमेंटेशंस के क्या टाइप्स होते हैं? Pigmentation is basically अपना जो स्किन कलर है, नेचुरल स्किन कलर, उससे स्किन डार्क होना. तो पिगमेंटेशन कैन बी एज स्पॉट्स, ब्राउन कलर के छोटे छोटे पैचेस आ जाना. दूसरे फ्रेकल्स होते हैं. फ्रेकल्स भी एजिंग के हिसाब से ही होता है, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर. मेलाज्मा होता है जो डीप डर्मल पिगमेंटेशन होता है, वो यूजुअली कभी मोस्टली चिक्स पे आता है, नोज़ पे आता है, कभी फोरहेड पे, साइड्स में भी आ सकता है. और सन एक्सपोजर ही रीज़न है मोस्ट ऑफ द पिगमेंटेशन का. तो इसीलिए सनस्क्रीन, एज आई सेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And also this treatment, there are many treatments for this all types of pigmentation. उसमें सही एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. स्किन न्यूट्रिशन सिरम जैसे जिसमें हाइलोरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, नियासिनामाइड है, अल्फा आर्ब्यूटिन है, ये सारे सिरम यूज़ करना. सनस्क्रीन, सूटेबल सनस्क्रीन बस सुबह लगा के पूरे दिन कुछ ना लगाओ, वैसे नहीं करना है. तो सनस्क्रीन रीअप्लाई करना भी ज़रूरी है इफ़ देयर इज़ अ पिगमेंटेशन. और नाइट सिरम में अकॉर्डिंग टू एज नाइट सिरम एडवाइस किया जाता है. उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका क्या परसेंटेज होना चाहिए, वो एडवाइस किया जाता है. जैसे पिगमेंटेशन के लिए मेनली अल्फा आर्ब्यूटिन होता है, ट्रानिक्सेमिक एसिड होता है, रेटिनॉल होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का कॉम्बिनेशन, ऐसे सीरम्स एडवाइस किए जाते हैं. उससे क्या होता है कि अपने मेलानोसाइट्स जो रहते हैं, जो मेलानिन पिगमेंट का ओवर प्रोडक्शन करके पिगमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं स्किन पे, तो वो ओवर प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसको स्लो डाउन किया जाता है. तो हम फर्दर पिगमेंटेशन फॉर्मेशन को भी कम कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड पिगमेंट है स्किन पे, उसको भी हम हटा रहे हैं. तो ट्रीटमेंट इस हिसाब से की जाती है. सेम वे नेक ब्लैकनिंग भी होता है, तो वो भी ये पिगमेंटेशन का ही टाइप है कि क्या है वो? सी, नेक डार्क होना ये एक लाइकेन प्लानस पिगमेंट का भी प्रकार है. कॉमनली मैंने देखा है कि पिगमेंटेशन ऑन नेक इज़ ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको कैंथियोसिस निग्रिकेंस भी बोलते हैं. जो बहुत सारी शुगर कंज्यूम करते हैं थ्रू टी, कॉफ़ी या स्वीट्स लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं, और या कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. यानी जब लॉट ऑफ कार्ब्स वी टेक, our body produces more insulin, और धीरे धीरे it leads to insulin resistance. ये ओवरनाइट नहीं होता है, it does take time. और अपने बॉडी के स्किन फोल्ड्स है, जैसे नेक के फोल्ड्स है, जैसे मेनली बैक साइड ऑफ द नेक, अंडर आर्म्स है, वो डार्क होना शुरू होते हैं. तो इसीलिए शुगर इनटेक को कम करना या कम्प्लीटली कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है. कार्ब्स को कम करना ज़रूरी है. तो पिगमेंटेशन ऑन नेक, देयर आर टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन. बट ये नेक ब्लैकनिंग या फिर आपके पिगमेंटेशंस के जो टाइप है, उसके लिए आपके पास क्या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स होते हैं? अकैंथियोसिस निग्रिकेंस के लिए आई यूजुअली गिव एक्सफोलिएंट एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ऐसी क्रीम की जिसमें एक्सफोलिएशन भी हो, डेड स्किन का, स्किन मॉइस्चराइजेशन भी हो. एंड डे टाइम में लगाने के लिए आई गिव समथिंग विद SPF एंड सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र.
उससे क्या होता है कि जो स्किन एक्सफोलिएट हो रही है, तो स्किन अगर सेंसिटिव है तो डे टाइम में जब हम सन एक्सपोज होते हैं तभी स्किन का प्रोटेक्शन भी हो और न्यू स्किन सेल्स फॉर्म हो। ये है एप्लीकेशन जो आप होम केयर में कर सकते हैं। इन क्लिनिक ट्रीटमेंट में हम स्किन पील्स करते हैं, स्किन लेज़र करते हैं, जिसमें नेक पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कम होता है एंड वी हैव सीन वंडरफुल रिजल्ट। उसके साथ साथ डाइट भी फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे अगर ये सब ट्रीटमेंट करके अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके कार्ब्स इंटेक, शुगर इंटेक को कम नहीं कर रहे हो, तो आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। आजकल बहुत सारे कोरियन ग्लास फेशियल के बारे में मैंने रील्स एड्स देखे हुए, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? कोरियन ग्लास फेशियल, बेसिकली कोरियन ग्लास फेशियल करने से कोरियन स्किन नहीं होती, तो वो एक बोल सकते हैं ये मार्केटिंग गिमिक है। कोरियन स्किन जो है वो उनका जेनेटिक है, अपनी इंडियन स्किन है। तो यस, हमारी स्किन ट्रांसल्यूसेंट हो सकती है, हाइड्रेट हो सकती है, ग्लो भी करेगी, लेकिन हमारी स्किन एग्जैक्टली लाइक कोरियन लोग होते हैं उनके जैसी नहीं हो सकती जस्ट आफ्टर वन फेशियल। तो ये मार्केटिंग गिमिक आप बोल सकते हो। ये बहुत सारे पार्लर्स हैं जो ये कोरियन ग्लास फेशियल ऑफ़र करते हैं 1,500-2,000 में। एक्चुअली उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स हो सकते हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट्स आर हार्मफुल फॉर स्किन। कहीं स्किन प्रोडक्ट में स्टेरॉयड हो सकते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल। तो ये सब ट्रीटमेंट आपको करने से पहले एक डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है। सही स्किन रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे क्लिंजर है, सही बॉडी लोशन या बॉडी मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन और एक नाइट सीरम, ये 4 प्रोडक्ट यूज़ करने से भी आपकी स्किन ग्लो करेगी, ट्रांसल्यूसेंट दिखेगी, इवन टोन दिखेगी और आपका स्किन एनहांस होगा। आपको किसी और के स्किन को कॉपी नहीं करना है, आपका हेल्दियर वर्जन ऑफ स्किन आपको मिलेगा। आजकल बहुत सारे लोगों का हेयर वाइट होना, हेयर ग्रे होना बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो गया है। उसके लिए वो लोग फिर डाई करते हैं, कलर लगाते हैं, हेयर कलर लगाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करोगे, क्या टिप दोगे जिससे कोई नेचुरल कलर या फिर वो केमिकल कलर यूज़ ना करे, उसके लिए क्या टिप दोगे आप? मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि मेरे क्लिनिक में 10-11 साल का बच्चा भी आया है हेयर ग्रेइंग की तकलीफ़ लेके। इट इज़ कॉल्ड प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग। तो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग इज़ मेनली यंग एज में, जैसे बच्चे हैं 10-11 साल के, उनमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है। तो मैं उनको लगाने के लिए कुछ नहीं देती। आई गिव देम अ केमिकल फ्री शैम्पू एंड अ मल्टीविटामिन सिरप, मल्टी मिनरल सिरप एंड कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट। इतना भी फॉलो करेंगे, जंक फूड को कम करेंगे, अपने आप हेयर जो ग्रे हुए हैं वो डार्क होना शुरू होते हैं। एंड ये मैंने देखा है इन फर्दर फॉलोअप्स। जब भी आते हैं 19-20 एज वाले कोई बच्चे, तो उनमें क्या होता है, दे गो टू कॉलेज, सो दे यूज़ और स्टाइलिंग वैक्स, यू नो, टू सेट देयर हेयर। तो वैक्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जो अपने मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज करते हैं, जो हेयर का पिगमेंट बनाते हैं। तो वो मेलानोसाइट सेल्स हेयर के अंदर, हेयर फॉलिकल के अंदर जो है वो डैमेज होने की वजह से हेयर ग्रे होना शुरू होते हैं। सो 19, 20, 21 एज के बच्चे, कॉलेज गोइंग किड्स मोस्टली कम विद कंप्लेन ऑफ प्रीमैच्योर हेयर ग्रेइंग। वो आइदर ये हेयर स्टाइलिंग जेल यूज़ कर चुके हैं या लैक ऑफ न्यूट्रिशन है उन्हें। तो जो कॉजिंग एजेंट है उसको तो बंद करना ही है एंड हेयर न्यूट्रिशन स्टार्ट करना है, जैसे हेयर विटामिन स्टार्ट करना है। कुछ हेयर सीरम्स भी है जो मेलानोसाइट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो वैसे सीरम यूज़ करना स्टार्ट करना है। उससे भी हम ग्रेइंग को रिवर्स कर सकते हैं। देन इट कम्स टू अ एडल्ट, लाइक 30+ के बाद जब हेयर ग्रेइंग के लिए आते हैं, अगर 2-3 बाल ग्रे है तो मैं उनको कलर भी नहीं सजेस्ट करती। आई से कि इफ़ दे आर नॉट विजिबल
ऐसे ही रहने दो, जस्ट टेक हेयर वाइटामिन्स एंड गुड मल्टीपेप्टाइड हेयर सीरम जो आपके स्कैल्प और हेयर को हेल्दी रखेगा, नरिश रखेगा. यूज़ केमिकल फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर, उससे आपका हेयर का हेल्थ अच्छा रहेगा. अगर बहुत सारे बाल ग्रे है, जैसे मोर देन 50-60% और ग्रे हेयर दिख रहे हैं, तो वो चीज़ में पीपीडी फ्री कलर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. सब लोगों को यही पता है कि अमोनिया फ्री कलर, बट पीपीडी इज़ 10 टाइम्स हार्मफुल देन अमोनिया, जो सारे कलर्स में होता है, सारे हेयर कलर्स में होता है. तो पीपीडी फ्री कलर्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. पीपीडी से परमानेंट टैटूइंग, पिगमेंटेशन हो सकता है अपने स्कैल्प पे, स्कैल्प इरिटेशन होता है, स्कैल्प में बॉयल्स आते हैं, या इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है. ओवर यूसेज ऑफ कलर कैन लीड टू अ स्कैल्प स्किन डिसऑर्डर्स. तो पीपीडी फ्री कलर यूज़ करो, अमोनिया फ्री कलर यूज़ करो. In a way, I always recommend use ammonia and PPD free colors. मैंने आपके यहाँ पर देखा है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, तो सेलिब्रिटीज़ जो आते हैं वो स्पेशली क्या ट्रीटमेंट लेते हैं आपसे? हर एक का अलग अलग स्किन कंसर्न या हेयर कंसर्न होता है, तो उनके कंसर्न के हिसाब से वो ट्रीटमेंट लेते हैं. वैसे सेलिब्रिटीज़ अगर आ रहे हैं मेरे क्लिनिक में, तो आई ऑलवेज ट्रीट देम एज माई क्लाइंट. I give them a treatment which is required for them. तो अगर हेयर के लिए आ रहे हैं तो यूजुअली दे कम फॉर नेचुरल थेरेपी. मेरे क्लिनिक में जो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट GFC थेरेपी होता है, वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफ नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ गेटिंग हेयर बैक. रीग्रोथ ट्रीटमेंट है वो, हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट. तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को वो किया है मैंने, and I have given them good hair volume and hair regrowth with the help of this treatment. Skin के लिए also they do come. Skin के लिए I give them a product which can give them long lasting result, because they have a shoot, for longer hours. They have a shoot in any climatic condition. तो it has to be realistic skin routine. ऐसे नहीं कि हर 2 घंटे में जाके कोई सीरम लगाओ. Realistic skin routine is given to them and they do get good result. And जैसे मेरे क्लिनिक में ट्रीटमेंट्स होती है, मेडिकेटेड फेशियल्स भी डू. उसमें हम मेडिकेटेड हाइड्रा फेशियल करते हैं, हम हाइफू ट्रीटमेंट करते हैं फॉर स्किन टाइटनिंग, हम स्किन पील्स करते हैं, तो उससे स्किन ब्राइटनिंग, स्किन टाइटनिंग होता है. वी ऑल्सो डू ऑफर ग्लूटाथियोन IV. अभी ये ग्लूटाथियोन एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ अ मास्टर एंटीऑक्सीडेंट. बेसिकली ग्लूटाथियोन it was invented for liver detoxification, but it started giving good skin color, a clearer skin color and tone and good glow to the skin. So it got introduced in medical cosmetology. Glutathione supplements are very good for overall skin as well as for hair, to have a clear skin tone, even skin tone, to have a healthy skin, and also it helps our immune system. आपने जेनेटिकली बाल्ड होने के बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे थे, उसमें आप मुझे एक नाम याद आया, राकेश रोशन जी का. तो राकेश रोशन जी पूरे बाल्ड है, ओके, बट वही ऋतिक रोशन देखोगे तो उनके हेयर तो मतलब क्या ही बोले. तो ये कैसे होता है, मतलब उसके पिताजी बाल्ड है पर उनको इतने अच्छे हेयर है? Mr. Hrithik Roshan, when he was very young, he started his hair vitamins and good multipeptide serums. He started his hair care from very early age, before the puberty. तो इसके वजह से वो अपने हेयर को मेंटेन कर पाए, जो वो अभी तक, now he is 50+, till now he has got good hair. He does non-invasive hair regrowth treatments now and then. Also, he has done hair transplant for his hairline and crown area. So because of that, he is maintaining his hair health. Having existing hair, his own hair, plus adding on hair through hair transplant,
have given that very good volume, because he is an actor. He need to be there in front of camera in any climatic condition wherever his shoot is. So having that good volume is very important, and that can be achieved even if you have a genetic history by treatments. And that's what I said, if we start hair care at right age, we can maintain our hair very well, even if we reach adult, even if we reach certain age. So Hrithik Roshan is a perfect example of this. बहुत सारे फीमेल एक्टर्स को मैंने देखा है, जब वो फिल्म्स में आते हैं तो वो उनकी डस्की स्किन होती है, डार्क दिखते हैं. आई एम नॉट सेइंग डार्क, बट डस्की स्किन होती है. छोड़. हाँ, सो ये सारी एक्टर्स है जिसमें मैंने मेजरली देखा है दीपिका को, काजोल को एंड जानवी कपूर को भी. ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं. ये फीमेल एक्टर्स क्या एग्जैक्टली करते क्या है जो बाद में जाके ये फेयर होने लगते हैं? See, most of the actress as well as actors, we don't notice actors, but actress as well as actors, they do take glutathione. Now what is this glutathione? Glutathione is basically a master antioxidant जो एज अ सप्लीमेंट, एज अ पिल में भी लिया जाता है और वो आईवी में भी लिया जाता है. तो ग्लूटाथियोन वो लेते हैं, इट्स नॉट हैविंग एनी साइड इफ़ेक्ट्स. अगर सप्लीमेंट लो तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट. और आईवी में लो तो सही क्लिनिकल कंडीशन में अगर लिया जाता है देन इट इज़ वेरी सेफ. ये सारे एक्ट्रेसेस जब भी इंडस्ट्री में आते हैं तभी ये थेरेपी स्टार्ट करते हैं. उससे उनकी स्किन इवन टोन हो जाती है, स्किन ब्राइटर हो जाती है. देखिए, ग्लूटाथियोन कैन प्रिवेंट टैन एंड पिगमेंटेशन. ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होती है स्किन में. एंड ऑल्सो ग्लूटाथियोन इट सपोर्ट्स आवर इम्यून सिस्टम. So this master antioxidant glutathione is responsible for this brightening and even skin tone they get after few years in industry. They start looking fairer. That's because of glutathione. बट इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? इज इट अ सेफ और नॉट? See, glutathione supplement कौन सा ले रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है. There are many products which have now started coming, मार्केटिंग कर रहे हैं ग्लूटाथियोन. कोई भी एज अ पिल की तरह पिल पॉप्स कर रहे हैं, तो वैसे नहीं लेना चाहिए. ग्लूटाथियोन का सोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. यूजुअली आई गिव इन माई प्रैक्टिस ग्लूटाथियोन सोर्स फ्रॉम जापान, जिसका ओरिजिन सेट्रिया है. उनका ट्रेडमार्क प्रिंटेड होता है टैबलेट के ऊपर, या ओपीटेक जापान. तो सेट्रिया जापान और ओपीटेक जापान का ग्लूटाथियोन सबसे सेफ होता है एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव ऑल्सो. सेम विद आईवी. आईवी में बहुत सारे प्रकार है आईवी के, लाइक यू गेट सेट्रिया एंड ओपीटेक ग्लूटाथियोन ऑल्सो इन आईवी. तो हमें आईवी भी संभाल के देना चाहिए. जैसे हमें पहले टेस्ट डोज देना चाहिए आईवी का, और उसके बाद ही आईवी देना चाहिए. आई गिव वन ऑफ द बेस्ट glutathione in my practice in IV also, sourced from Cetria glutathione and Opitec glutathione Japan. So it's very safe if we choose the right product. मैंने देखा है कुछ पार्लर्स और सलोन में भी आजकल ग्लूटाथियोन दिया जाता है. That source is from some other country or some part of India. इट कैन बी इम्प्योर ग्लूटाथियोन, जिसका ना ही कोई रिजल्ट होगा और ऊपर से साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस होते हैं. इसके वजह से वो ग्लूटाथियोन का नाम खराब होता है. सो फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर सर्विस और फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल 20-25 एज के लोग भी फिलर्स वगैरह वो सब करते हैं. ओके, तो इतने कम एज में वो रिक्वायर्ड है या नहीं है? सी, अगर आप लिप फिलर करना चाहते हो टू मेक योर लिप्स लुक मोर वॉल्यूमाइज, तो लिप फिलर कर सकते हैं, बट कीप प्रॉपर गैप बिटवीन टू फिलर्स. जस्ट डोंट कीप फिलिंग. उसके वजह से एकदम पाउटी लिप्स दिखते हैं, विच लुक्स वेरी अननेचुरल. फिलिंग टू मच ऑफ फिलर्स फ्रॉम यंग एज लीड्स टू अ फिलर फटीक.
वंस यू रीच एज लाइक 40 प्लस, जैसे हमने कई सारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन देयर फेस लुक्स वेरी पफी एज कम्पेयर टू देयर बॉडी, तो इट इज़ कॉल्ड फिलर फटीक। क्योंकि क्या होता है, फिलर भर भर के उनकी स्किन स्ट्रेच होती है, एंड एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब वो फिलर मेल्ट होके निकल जाता है, मेटाबोलाइज होता है, तो स्किन सैग होती है। तो वो स्किन सैग, स्किन अच्छी नहीं दिखती, इसके वजह से वो और सिरिंजेस भरते हैं टू मेक लुक स्किन टाइटर, यू नो, टू गिव दैट टाइटनिंग टू द स्किन, एंड ये साइकिल चलता रहता है, विच मेक्स देम लुक बिट पफी। सो सही एज में फिलर स्टार्ट करो, लाइक आई ऑलवेज रेकमेंड इफ यू आर 40-45 प्लस, देन यू स्टार्ट डूइंग फिलर्स टिल दैट एज, यू नो, use non-invasive therapies like HIFU है, visit your aesthetic physician regularly, follow good skin routine whichever is required. Once in a month आप non-invasive therapy जैसे medicated facial है वो कर सकते हैं, skin peels treatment है वो कर सकते हैं, उससे भी skin अच्छी maintain रहती है। Me at the age of 41 I have not taken single shot of Botox या fillers. Still, I feel that I look younger than my age, and that is because of right skin routine, following good diet and lifestyle. So having this healthy approach towards skin is very, very important. Doing skin treatments over and above, it's not actually required. If you start your skincare at right age, you can have a graceful skin till the age of 45-50. A perfect example is Malaika Arora. She looks so young at the age of 50, and I really, you know, give example of her to my clients that she has not done much plastic surgeries. Still, she is maintaining her skin well because of following good fitness, disciplined lifestyle, right diet, and using good skin routine. सो कोमल मैम, आप यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आपको ये पॉडकास्ट, ये हमारा डिस्कशन कैसे लगा? इट वॉज़ वेरी गुड डिस्कशन एंड वेरी फ्रेंडली वे में बहुत सारी बातें हुई, वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो। आई होप आवर you know viewers will like it and appreciate it, that they got something to take away for their skin and hair, and they will implement in their life. So I'll be very happy if they do that. So और किसी को आपसे कनेक्ट करना है, आपको कांटेक्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? my own clinic is there in Ghatkopar East, Face Value Advanced Skin and Hair Laser Clinic. आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई हैव माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे सारे कांटेक्ट डिटेल्स मेंशन किए हैं, तो यू कैन कॉल अस ऑन दैट नंबर, ड्रॉप अस अ मैसेज, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।